हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुशीला एक बहुत ही भोली और अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो लंदन में अपने बेटे अनिरुद्ध और बहू उर्वशी के साथ रहा करती थी। उर्वशी को उसके और अनिरुद्ध के सुखी जीवन के बीच बूढ़ी सास सुशीला का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उस पर सारा गुस्सा उतारा करती। अरे ओ बेवकूफ बुढ़िया, तुझे मैंने क्या कहा था? आज मेरी सारी फॉरेनर फ्रेंड्स घर पर खाना खाने आ रहे हैं। तुझे सारे इंग्लिश फूड आइटम्स की लिस्ट भी दे दी थी मैंने। बनाए ना सब डिशेस या नहीं? उर्वशी, वो दरअसल मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई है, इसीलिए मैं सुबह से आराम कर रही थी। माफ कर देना बहू। अरे घनचक्कर औरत, ये तूने क्या कर दिया? अब मुझे ही अपने पैसों से सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना होगा। तू अच्छा खाना बनाती है। मैंने सोचा एक उनके सामने शो ऑफ करूंगी, ये कहकर कि ये खाना मैंने किसी लग्जूरियस रेस्टोरेंट से मंगवाया है, लेकिन तूने सारा प्लान चौपट कर दिया। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ मैं। उर्वशी गुस्से से कुर्सी उठाकर सुशीला पर फेंकती है, जिससे सुशीला के सर पर बहुत गहरी चोट आती है। वो अपने बेटे को कुछ नहीं बताती क्योंकि उर्वशी ने उसे धमका कर रखा होता है कि अगर उसने अनिरुद्ध को कुछ बताया तो फिर वो 1 मिनट में उसे इंडिया वापस भेज देगी। और सुशीला को अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए अपने बेटे के साथ रहने के लिए सुशीला बुरी उर्वशी का सारा अत्याचार सह कर लेती थी। वाह माँ, क्या क्रॉसन बनाया है यार। आहा, मजा ही आ गया। यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटा। और ले, ये हैमबर्गर और कपकेक भी बनाया है, और ये रोस्टेड चिकन भी। तुझे ये बहुत पसंद है ना अनिरुद्ध बेटा? यस माँ, लेकिन माँ ये आपके सर पर क्या लगा है? आपको कोई चोट आई है क्या? आपने ये पट्टी क्यों लगाई है? सर दर्द की वजह से या फिर कोई और बात है? वो बेटा, सुशीला उर्वशी की तरफ देखती है और उर्वशी उसे गुस्सैल नजरों से घूरती है। कुछ भी तो नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। दर्द भी नहीं हो रहा है। तो खामखा परेशान मत हो बेटा। क्या करती हो माँ, अपना ध्यान रखा करो ना। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर और आराम से खा। हाँ, बेचारी सुशीला अनिरुद्ध को कुछ भी बोल नहीं पाती। उर्वशी उस पर दिन ब दिन अत्याचार करती ही जाती और वो सहती ही जाती। ओए बुढ़िया, तेरी वजह से अनिरुद्ध ने स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि तुझे ठंड लगेगी इसलिए। तुझे उसे मना करने नहीं आया? तू उसे ऐसा भी तो बोल सकती थी ना कि बेटा तुम और उर्वशी जाओ घूमो, लेकिन नहीं। लेकिन बेटा, इस बार वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ठंड है। अनिरुद्ध को ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ लंदन में ही देखा है ना तूने उसे, जब ठंड आती है तभी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू ऐसी बुढ़िया है जिसे सबक सिखाए बिना अकल नहीं आती। तुझे तो आज ऐसी सजा दूंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। उर्वशी घर के फायरप्लेस के पास जाती है और चिमटे से कोयला उठाकर जलता हुआ कोयला सुशीला के मुंह में डालने लगती है। तभी उसे कमरे की ओर अनिरुद्ध के आने की आवाज सुनाई देती है। उर्वशी नहीं, उर्वशी, उर्वशी नहीं। उर्वशी, क्या बात है भाई, आज सास बहू माँ बेटी कैसे बन गई? चुप बैठ तू। हम दोनों सास बेटी के रिश्ते को नजर मत लगाना। क्यों, एक बहू अपनी सास को हग नहीं कर सकती क्या? मुझे अपनी सास बहुत पसंद है। शी इज द बेस्ट मदर इन लॉ इन द वर्ल्ड। अच्छा, ओके। अनिरुद्ध को कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि एक ही छत के नीचे रहकर, एक ही घर में रहकर, अपनी नजरों के सामने रहकर भी उसकी माँ इतने अत्याचार सह रही है। एक रोज, अरे चलो, जल्दी चलो उर्वशी, वेडिंग शुरू भी हो चुकी होगी। कमिंग हबी, चलो, आई एम ऑल सेट। बेटा, मैं भी तैयार हूँ, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय मैं भी तैयार हूँ? आपको कौन लेकर जा रहा है मम्मी जी? लेकिन वो। उर्वशी, माँ भी तो हमारे साथ चलेंगी ना, तुम्हारे फ्रेंड की शादी में। ओह गॉड अनिरुद्ध, आर यू आउट ऑफ योर माइंड?
हम एक फॉरेनर फ्रेंड की शादी में जा रहे हैं, वहाँ सब वेस्टर्न आउटफिट्स पहन कर आएंगे। सॉरी टू से बट मम्मी जी ना सिर्फ फॉरेनर खाना अच्छा बना लेती हैं, लेकिन ये आज भी बैकग्राउंड से गंवार और देसी ही हैं। ये साड़ी में चलोगी आप? उर्वशी, बहुत बोल दिया तुमने। नाउ जिप योर माउथ। माँ चलिए, आप हमारे साथ आ रही हैं। अनिरुद्ध अपनी माँ के हाथ पकड़कर उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है और उसे कार में बैठाता है। ये सब देखकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना दोनों माँ बेटे के बीच में। अब देखना, इस बुढ़िया की कहानी एक बार में खत्म कर देती हूँ। इसे तो अब अनिरुद्ध और मेरी लाइफ से लात मार कर भगा कर ही रहूंगी मैं। अगले दिन उर्वशी कुछ आदमियों को पैसे देती है और उनसे कहती है कि सुशीला को किडनैप करके इंडिया में फेंक कर आना। गुंडे सुशीला को किडनैप करते हैं और उसे इंडिया में फेंक कर आते हैं, जिसके बाद उर्वशी सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया का तो चैप्टर ही खत्म कर दिया है, लेकिन अब बुढ़िया के सपूत को क्या बोलूंगी मैं जब वो अपनी माँ को गायब देखेगा तब। तभी उर्वशी की नजर न्यूज़पेपर पर जाती है और उसे एक बेहतरीन सुझाव आता है। अरे हाँ, आज शाम को ही मैंने लंदन टाइम्स में पढ़ा था कि हमारे घर के बगल वाले मार्केट में आग लगी है सुबह। मैं अनिरुद्ध से कह दूंगी कि मम्मी जी मार्केट में गई थी और वो भी उस आग में जलकर राख हो गई और उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। यस, यही सही रहेगा उर्वशी। उर्वशी अनिरुद्ध को यही बताती है और बेचारा अनिरुद्ध इसी बात को सच मान लेता है और उसे लगता है कि उसने उसकी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वहाँ भारत में सुशीला अपने आप को मुंबई शहर में पाती है और उधर उसके लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। वो पहले कुछ दिनों तो एक हाईवे पर सोकर ही बिताती है। मुझे अच्छे से पता है ये सब उर्वशी ने ही किया है। मैंने उसे गुंडों से बात करते वक्त सुन लिया था। इससे पहले कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाती, उन फिरंगे गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो अपने अनिरुद्ध को फोन भी नहीं लगा सकती। किस तरह मैं उस तक पहुंचूं? कोई तो जरिया होगा। कैसे मैं इस अनजान शहर में जीऊं? भगवान जी, इस बेसहारा बुढ़िया की मदद करो। सुशीला खूब रोती है। वो 3 दिन तक भूखी रहती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात राजेंद्र से होती है, जो उसके स्वर्गवासी पति का दोस्त होता है। वो उसे सब कुछ बताती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए भाभी। शैलेश भाई साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। आप हमारे साथ चलिए। हमारे घर पर हमारी बीवी भी है, उसके साथ रहिए। एक भाई समझकर हमारी बात मान लीजिए भाभी। ठीक है राजेंद्र, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं किराया भी दूंगी। मुझे एक इंग्लिश ढाबा खोलना है। मैं वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी। पहले कुछ पैसों की मदद कर देना, बाद में सूद समेत चुका दूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपको ढाबा बनाने में मदद भी करूंगा। मेरी बीवी हेमलता के भाई की ही दुकान है, उसी का ढाबा बना देंगे हम। इस तरह राजेंद्र और हेमलता की मदद से सुशीला अपना इंग्लिश ढाबा खोलती है। वो वहाँ पर सारे फॉरेनर इंग्लिश फूड आइटम्स बनाकर बेचती है और सभी को वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह, ये फिश करी बहुत ही टेस्टी है, एकदम विदेशी स्टाइल की बनी है भैया। अरे चिकन सूप भी, आहा आहा लाजवाब। सुशीला इंटरनेट पर भी फेमस होने लगती है। उसके ढाबे पर रिपोर्टर्स आकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और इस तरह से वो फेमस हो जाती है। जब अनिरुद्ध उसे टीवी पर देखता है, तभी वो भागे दौड़े एरोप्लेन में बैठकर इंडिया चला आता है और सुशीला उसे सब कुछ बता देती है। मुझे माफ कर दो माँ, आपने इतना अत्याचार सहा और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन नहीं, अभी नहीं। अब उस उर्वशी को सजा मिलकर ही रहेगी। वो इस बात से बेखबर है कि मैं इंडिया आया हूं। अब उसे डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा, वहां पर लंदन में ही। अनिरुद्ध पुलिस कंप्लेन करके उर्वशी को गिरफ्तार करवाता है और अपनी माँ सुशीला संग खुशी खुशी रहता है। लंदन का बिजनेस वो अब इंडिया में शिफ्ट कर देता है। सुशीला भी अपने इंग्लिश ढाबे को चलाकर 65 की उम्र में खूब तरक्की करती है। अब ये लीजिए जेठानी जी, ये आपके जेठ जी और आरू के लिए मैंने अपने हाथों से स्वेटर, मफलर और कान टोपी बुने हैं। आपको पसंद आए ना?
ये है ऋतु, जो 7वीं फेल है और इस वजह से सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उसकी जेठानी कनिका एक मॉडर्न बिजनेस वुमेन है। कनिका ऋतु के बनाए हुए स्वेटर, मफलर और कान टोपी को फेंक देती है और गुस्से से कहती है, ओह गॉड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड ऋतु? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, मैं, विक्रम और आरव, हम तीनों ही ये बकवास गरीबों जैसे कपड़े नहीं पहनते। हम सारे ब्रांडेड वेयर ही पहनते हैं और स्वेटर मफलर भी ब्रांडेड ही पहनेंगे। ये तुम जैसे गंवार स्वेटर और मफलर तुम अपने पास ही रखो, 7वीं फेल। इतना कहकर कनिका वहां से चली जाती है और बेचारी ऋतु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछकर फर्श पे फेंका हुआ स्वेटर, मफलर और कान टोपी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ऋतु के साथ ससुराल में सभी इस तरह बर्ताव करते, यहाँ तक कि उसका पति अद्वैत भी। ससुराल में सास मालती, ससुर गंगाधर, जेठ विक्रम, जेठानी कनिका और विक्रम और कनिका का छोटा बेटा आरव थे। अरे मालती जी, दूध का हिसाब किया कि नहीं? अरे बाप रे, सॉरी। हाँ मुकुंद, मैं तो भूल गई थी, मैं लड्डू बना रही हूँ ना, ये देख मेरे हाथ। तू शाम को फिर से आ जाएगा, फिर चैन से बैठकर हिसाब करूंगी और तेरे पैसे भी तो दे दूंगी। हाँ माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, खामखा मुकुंद भैया की हेरा फेरी हो जाएगी। मुकुंद भैया, मैं हिसाब कर देती हूँ और आप पैसे भी अभी लेते जाइएगा फिर। हाँ ठीक है। तभी सभी हंसने लगते हैं। अरे ऋतु बहू, ये तुम क्या डींगे हाँक रही हो? हिसाब किताब ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। कनिका बहू, ओ कनिका बहू, तनिक आओ तो, बड़ी आई 7वीं फेल बहू। जी पापा जी। कनिका बहू, जरा ये दूध वाला मुकुंद का हिसाब कर दो ना फटाफट। ओके पापा जी। ऋतु को गंगाधर की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मौन रहती है। ऋतु घर का सारा काम करती, यहाँ तक कि कनिका के बेटे आरव का भी वो एक माँ की तरह ख्याल रखती। एक दिन आरव को तेज बुखार आ जाता है। तभी, हे भगवान, आरू बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को फोन लगाना होगा, घर पर कोई है भी नहीं। ऋतु डॉक्टर को फोन लगाने जाती है। तभी जेठ और जेठानी विक्रम और कनिका वहां आ जाते हैं। ऋतु तुम रहने दो, तुम्हें फोन इस्तेमाल करना आता ही कहाँ है। डॉक्टर को बुलाने की जगह पता चला घर पर नाई आ गया। चलो जाओ यहाँ से, हम अपने आरू का ध्यान खुद ही रख सकते हैं। तुम पूरे घर का ध्यान रखो। और जाओ जल्दी से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ मेरे और विक्रम के लिए, और एक बोल में आइस क्यूब्स ला दो आरू के लिए। इसे ठंडी पट्टियां मैं भी लगाती हूँ डॉक्टर के आने तक। क्या आइस क्यूब मतलब? ओह गॉड, बर्फ के टुकड़े, समझी? ये लिख के दूं? नहीं जेठानी जी, समझ गई मैं। फिर एक रोज जब मालती और गंगाधर को एक जगह शादी अटेंड करने जाना होता है, तभी मालती की साड़ी को चूहे कुतर देते हैं। आहो, अरे नहीं, मेरी साड़ी को चूहों ने कुतर दिया। ये मेरी ही गलती का नतीजा है। मैंने ही साड़ी को बाहर रख दिया था, अलमारी में सहेज कर रखने की जगह पर। हे भगवान मालती, ये क्या करती हो तुम? हमें 1 घंटे में निकलना है शादी के लिए। अब हम नई साड़ी कहाँ खरीदेंगे, और पुरानी वाली तो तुम पहनोगी नहीं। माँ, आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए था। आप सब चिंताग्रस्त मत होइए, मैं कुछ करती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऋतु अपनी सिलाई मशीन पर फटाफट से एक पुराने लहंगे की नई साड़ी बना देती है, जो दिखने में इतनी सुंदर होती है कि सभी खुश हो जाते हैं। अरे वाह ऋतु बहू, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाई तुमने? माँ जी, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। एक लहंगा था, उसी की साड़ी बना दी। अच्छा ठीक है, अब मैं इसी को पहनकर सरला की बेटी की शादी में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, ये साड़ी बहुत ही ओल्ड डिजाइन लग रही है, सब आप पर हंसेंगे, आपको जोकर कहेंगे। तभी मालती गुस्सा होकर कहती है, कनिका बहू, जोकर होगी तू। ये साड़ी बहुत सुंदर है और मैं इसे ही पहनूंगी। ऋतु बहू, तू सच में जो भी सिलती है, बुनती है, सब कुछ अच्छा होता है। देखो तो आप सब
कितनी खूबसूरती से कढ़ाई की है इसने। ऋतु सुंदर सुंदर कपड़े बनाती रहती है और सभी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ये लो आरू बेटा, ये आपकी धोती, ये मोर मुकुट और ये बांसुरी। अरे वाह रितु, तुमने तो आरू को बिल्कुल कान्हा जी जैसा ही बना दिया। बहुत अच्छी तरह सिला है तुमने कान्हा जी के कपड़ों को। आरू, माय लिटिल चैम्प, आज स्कूल में इतनी अच्छी स्पीच देना कि फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी हमारे घर पर ही आए। हाँ, यस चाचू। थैंक यू सो मच चाची, आई लव यू बोथ। ओ ओ वो लव यू भी बेटा। इट्स ओके रितु, धीरे धीरे वक्त के साथ तुम हम सभी को ये साबित करके दिखा रही हो कि तुम 7वीं फेल तो हो, लेकिन तुम्हारी सिलाई बुनाई की कला ये तो बहुत ही लाजवाब है। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। एक दिन घर पर अद्वैत और गंगाधर के दोस्त संग्राम आते हैं, जो कि एक डिजाइनर कपड़ों की कंपनी के मालिक होते हैं। ऋतु के डिजाइन किए गए कपड़ों को देखकर संग्राम जी बहुत खुश हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग। क्या हुआ? ये अंग्रेजी में क्या कहा इन्होंने? सॉरी संग्राम जी, दरअसल ऋतु 7वीं फेल है ना, इसलिए इसे इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे 7वीं फेल है तो क्या हुआ? अरे ऋतु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो फैशन इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिजाइनर हो। जिस तरह के कपड़े तुम डिजाइन करती हो, ऐसे कपड़े आज के जमाने में बहुत मुश्किल से ही कोई डिजाइन करता है। ऋतु बेटा, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? हम सेलिब्रिटीज और फिल्म में कपड़े डिजाइन करके देते हैं। ऋतु संग्राम की ये बात सुनकर खुशी से भावुक हो जाती है। संग्राम जी, सच में मैं फैशन डिजाइनर? हाँ बेटा, तुम वो हीरा हो जिसे तराशने में देर तो लगी, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है। ऋतु फैशन इंडस्ट्री में जाकर सेलिब्रिटीज, टीवी शोज और फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी रीस्टार्ट करती है और 8वीं कक्षा से फिर से शुरुआत करती है। ये सब देख कनिका और बाकी घर वालों की बोलती ही बंद हो जाती है। अद्वैत उसका इन सब में बहुत साथ निभाता है और आखिरकार वो ढेरों पैसे कमाकर अपना फैशन ब्रांड लॉन्च कर ही देता है और उसे और उसके पूरे परिवार को अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है। ऋतु फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतती है। पूरे परिवार को उस पर गर्व महसूस होता है। थैंक यू सो मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर पर सिलाई बुनाई करके इस तरह से ये मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, ईश्वर को, मेरे परिवार वाले, मेरे पति और सबसे इम्पोर्टेंटली संग्राम जी को, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया। मैं 7वीं फेल तो थी, लेकिन फिर भी हर किसी के तानों और बुरी दकियानुसी सोच को फेल करके आगे निकल गई। ये अनपढ़ जाहिल गवार आज इस स्टेज पर खड़ी है। तालियों की गूंज से महफिल सज जाती है और 7वीं फेल बहू अपना ग्रेजुएशन पूरा करके जीवन में खूब तरक्की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।